अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया और इस नज़रिए पर माहिरीन लिसानियात की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात को बयान करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए को बयान किया। आज उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतल्लिक नज़रियात की ये दूसरी कड़ी है, तो आइए शुरू करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब नकूश सुलेमानी में ये कयास करते हैं कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई। वो नकूश सुलेमानी में लिखते हैं, मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीब कयास ही है जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इसका ह्योला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। और फिर अपनी बात को साबित करने के लिए वो ये दलाइल पेश करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और मोहम्मद बिन कासिम की फौज में अरबी, फारसी और तुर्की बोलने वाले सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा इस फतह ने सूफिया और बुजुर्गों के लिए हिंदुस्तान में रास्ते खोल दिए और बहुत से बुजुर्ग यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ लाए, जिनकी ज़ुबान भी फ़ारसी और अरबी थी। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन इस खित्ता में 300 साल तक हुकूमत करते रहे। इस तवील अरसे में मुसलमानों और यहाँ के मकामी बाशिंदों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यकीनन एक दूसरे की ज़बानों का सहारा लेना पड़ता होगा, और यूं अरबी और फारसी के अल्फाज इस खित्ते की ज़ुबान यानी सिंधी में शामिल होने से एक नई ज़ुबान वजूद में आई होगी, जिसकी तरक्की याफ्ता शक्ल उर्दू है। पीर हिसामुद्दीन राशिदी कहते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए और यहाँ से इनकी ज़ुबान का मकामी ज़ुबानों से मिलाप हुआ, लिहाजा ये वाज़े और यकीनी अमर है कि उर्दू का असल घर सिंध है और यहीं से इसका जन्म हुआ। मुख्तसर ये कि मुसलमानों की आमद के बाद सरजमीन सिंध में एक ऐसी ज़ुबान का जन्म हो गया जिसमें एक ज़ुबान बोलने वाले दूसरी ज़ुबान बोलने वालों से बातचीत करते थे। मोहम्मद बिन कासिम से मुगलिया दौर तक इसी ज़ुबान का असर बढ़ता चला गया और फिर ये एक ऐसी ज़ुबान बन गई जो आम बोली और समझी जाने लगी। यूं सिंध और मुल्तान में परवान चढ़ने वाली ये ज़ुबान अपने अंदर पंजाबी, सिंधी, फारसी, तुर्की और अरबी ज़बान के अल्फाज लेकर सदियों बाद जब दिल्ली पहुंची और एक बार फिर वहाँ की बोलियों से मिलकर नया रंगो रूप इख्तियार किया और पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान बनी, तो हिंदुस्तान की निस्बत से इसे हिंदी या उर्दू कहा गया। लेकिन इन सब दलाइल के बाद भी माहिरीन लिसानियात सैयद सुलेमान नदवी के इस नज़रिए को कि उर्दू ज़ुबान सिंधी ज़ुबान से या सिंध में पैदा हुई को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि खुद सैयद सुलेमान नदवी और आज तक के मुहक्किकीन को इस दौर की कोई ऐसी नसरी या शेरी तख्लीक नहीं मिल सकी जिसको इस बात के सबूत में पेश किया जा सके कि उस दौर में कोई नई ज़ुबान पैदा हो रही थी। उर्दू ज़बान की कोई भी कदीम तहरीर उस दौर में नहीं मिलती। इसलिए सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया सिंध में उर्दू सबूत ना होने की वजह से शक में पड़ जाता है और मुहक्किकीन इस बात को मानने से इनकारी हो गए कि उर्दू का जन्म सिंध में हुआ। बकौल गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार, खित्ता सिंध को उर्दू का जाए पैदाइश नहीं कहा जा सकता। सैयद सुलेमान नदवी के कयास पर मबनी इस नज़रिए को माहिरीन लिसानियात ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि सिंध के इलाके में सिंधी ज़बान बोली जाती थी, उर्दू नहीं। सिंधी ज़बान पर अरबी ज़बान के असरात ज़रूर पड़े हैं और आज भी सिंधी में अरबी के बहुत से अल्फाज बोले जाते हैं। यहाँ तक कि सिंधी ज़ुबान का रस्मुल ख़त भी अरबी है, लेकिन इस तरह चंद अल्फाज के मिलने से ज़ुबान तख्लीक नहीं होती। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा से मुतल्लिक नज़रियात का सिलसिला जारी है। अगली वीडियो में आप नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया दक्कन में उर्दू देखेंगे
اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ طلوع اسلام سے پہلے دکن میں لگاتے ہیں۔ تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔